Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Survival of the Fittest. Let's resume our session. Next question is, what is the term used to describe the range of physical and chemical conditions under which a species can survive and reproduce as well as essential resources is it utilizes? तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जहाँ पे ये सारे स्पीशीज फंक्शंस रोल प्ले करती हैं? तो इसमें देखें ऑप्शंस। तो बायोटिक बैलेंस, बायोटिक बैलेंस क्या होता है? जिसमें स्पीशीज एक दूसरे से एक बैलेंस में चलती हैं। लाइक इसमें हर्बीवोर्स को कुछ कार्निवोर्स बैलेंस करके रखते हैं। अगर हर्बीवोर्स की स्पीशीज की नंबर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, कार्निवोर्स प्रेजेंट नहीं होंगे, तो वो स्पीशीज का एक बैलेंस फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो उसको बोला जाता है बायोटिक बैलेंस, मतलब स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बैलेंस्ड फॉर्म में रखते हैं। ये एक टाइप का स्पीशीज इंटरेक्शन हो सकता है जिसमें कोई प्रे और प्रेडेटर वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कंपटीशन हो सकता है, कोऑपरेशन हो सकता है। तो ये सारे बायोटिक बैलेंस करके रखते हैं और स्टेबल पॉपुलेशन बनाते हैं। तो ये एक डिफरेंट चीज है। इकोलॉजिकल निश, यस दिस इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज इकोलॉजिकल निश के लिए की ही ये डेफिनेशन है जो डिस्क्राइब करता है रेंज ऑफ फिजिकल केमिकल कंडीशन अंडर विच अ स्पीशीज कैन सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस एज वेल एज द एसेंशियल रिसोर्सेज इट यूटिलाइज। तो निश क्या होता है? जहाँ पे वो अपना फंक्शनल, कोई भी स्पीशीज अपना फंक्शनल रोल प्ले करती है, उसको बोला जाता है इकोलॉजिकल निश। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई फिजिकल कंडीशन है कि कोई भी एनवायरमेंट है, उसका टेम्परेचर कितना है, पीएच कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, जिसको कोई स्पीशीज टॉलरेट कर सकती है। रिसोर्सेज क्या क्या है वहाँ पे, फूड और वाटर के और नेस्टिंग के, मतलब उसकी हैबिटेट, उसको रहने के लिए क्या क्या वहाँ पे हैबिटेट साइट कौन सी है, वो सारी चीजें रिसोर्सेज जो भी यूज कर रही है वो भी निश के अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा वो किसी स्पीशीज से किस टाइप का इंटरेक्शन शो कर रही है, कंपटीशन है, प्रिडेशन है, म्यूचुअलिज्म है, ये सारी चीजें भी निश के अंदर आ जाएगी। लाइक एक हनी बी है, वो अगर हनी बी के निश की बात करें तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? उसका हाइव जिसमें वो रहती है, इसके अलावा नेक्टर्स जहाँ पे वो फीड करती है, इसके अलावा वो फ्लावर्स जिनको वो पोलिनेट करती है। तो ये सारी चीजें, और इसके अलावा टेम्परेचर भी जो मॉडरेट टेम्परेचर होता है, जिस जो उसके हनी बी के सर्वाइवल के लिए सूटेबल होता है। तो ये सारी कंडीशंस क्या आ जाएगी? निश के अंडर में आ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। तो ये होता है इकोलॉजिकल निश। एनवायरमेंटल स्पेक्ट्रम क्या होगा? एनवायरमेंटल स्पेक्ट्रम की बात करें तो कोई रेंज ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि कितने रेंज का टेम्परेचर है, कितने रेंज की पीएच है, कितने रेंज का रेनफॉल हो रहा है वहाँ पे, ह्यूमिडिटी कितनी है, सोइल का टाइप क्या है, ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? एनवायरमेंटल स्पेक्ट्रम के अंदर। जैसे कि कोई डेजर्ट एनवायरमेंट है तो वहाँ पे हाई टेम्परेचर रहेगा, लो रेनफॉल होगा, सैंडी सोइल होगी, हाई सनलाइट होगी। तो ये सारे एनवायरमेंटल स्पेक्ट्रम को शो करते हैं। स्पीशीज एडेप्टेशन क्या है? एडेप्टेशन मतलब एक ऐसी ट्रेट जो किसी स्पीशीज को अलाउ करती है किसी पर्टिकुलर एनवायरमेंट में रहने के लिए। तो किसी गिवन एनवायरमेंट में एक सी स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियर ट्रेट जो उस स्पीशीज के सर्वाइवल को इंश्योर करती हैं, उस चीज को बोला जाता है स्पीशीज एडेप्टेशन। लाइक केमल जो डेजर्ट के लिए एडेप्टेड है, उसके अंदर फेट को स्टोर करने के लिए हम्प प्रेजेंट रहता है। डेजर्ट में सैंडी सॉइल के में वहां चलने के लिए, डेजर्टिक कंडीशन में सरवाइव करने के लिए उसकी आई लैशेस काफी लॉन्ग होती है। तो ये सारी चीजें। इसके अलावा हम बर्ड्स के अंदर एडेप्टेशन पढ़ते हैं, फिश के अंदर एडेप्टेशन पढ़ते हैं। तो ये सारे स्पीशीज स्पेसिफिक कुछ एडेप्टेशन होते हैं। तो इकोलॉजिकल निश यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू वी मेजर बाय ईएच स्केल? तो ईएच स्केल से क्या मेजर करते हैं? ई का मतलब है यहाँ पे कोई पोटेंशियल, और एच का मतलब है यहाँ पे प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे मेजर करेंगे प्रोटॉन पोटेंशियल, मतलब रेडॉक्स पोटेंशियल यहाँ पे मेजर किया जाएगा ईएच स्केल से। सो दिस यूज्ड फॉर द कैलकुलेटिंग रेडॉक्स पोटेंशियल। रेडॉक्स पोटेंशियल मतलब कि यहाँ पे कोई भी एनवायरमेंट ऑक्सीडाइजिंग है या फिर रिड्यूसिंग एनवायरमेंट है, उसको मेजर करने के लिए ईएच स्केल का यूज किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन अबंडेंट फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, रिड्यूस्ड
एनवायरमेंट मतलब ऑक्सीजन, लो ऑक्सीजन। तो ये एनवायरमेंट इकोलॉजी के अंदर भी यूज किया जाता है ईएच स्केल का। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी में भी किसी भी एनाएरोबिक एंड एरोबिक बैक्टीरिया की प्रेजेंस को चेक किया जाता है ईएच स्केल के थ्रू। तो इसमें जो वेटलैंड्स होते हैं वहाँ पर लो ऑक्सीजन होता है, तो वहाँ का जो ईएच स्केल की वैल्यू है वो भी लो ईएच आएगी। ईएच स्केल का यूज किया जाएगा रेडॉक्स पोटेंशियल के लिए। डेप्थ ऑफ सी, सी की डेप्थ को मेजर करने के लिए कुछ इको साउंडर्स का यूज कर सकते हैं या फिर प्रेशर गेज का यूज करते हैं। नोट द ईएच स्केल। प्रोटॉन एक्टिविटी को मेजर करने के लिए हमें पता है पीएच स्केल का यूज करते हैं, बिकॉज पीएच इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस और प्रोटॉन आयंस। तो प्रोटॉन आयंस की एक्टिविटी को पीएच से मेजर करेंगे। एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं, हाइग्रोमीटर, और इसको साइक्रोमीटर भी बोला जाता है, साइक्रोमीटर। तो इनका यूज किया जाता है फॉर मेजरिंग द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर कंपेयर टू मैक्सिमम इट कैन होल्ड एट दैट टेम्परेचर। तो एयर के अंदर कितने परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट है उसको मेजर करते हैं ह्यूमिडिटी के थ्रू। तो इसमें आंसर हमारा हो जाएगा redox potential measured by EH scale. Next question is the term FOBS represent which of the following? तो FOBS किसके लिए यूज किया जाता है? तो कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं प्लांट्स के लिए, लाइक श्रब्स, हर्ब्स एंड FOBS। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए। फोब्स क्या होती हैं? जो नॉन ग्रासेस ब्रॉड लीव्ड वाले जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको बोला जाता है फोब्स। श्रब्स जो झाड़ी नुमा प्लांट्स होते हैं, तो इसमें ऑप्शंस देखें तो शॉर्ट ग्रासेस, ब्लू ग्रामा एंड चीट ग्रास। तो ये ट्रू ग्रासेस के अंदर आता है, फोब्स ट्रू ग्रास के का पार्ट नहीं है। फोब्स के अंदर आ जाएंगे लेग्यूम्स। सो ये आंसर नहीं होगा। मिड ग्रासेस ये भी ट्रू ग्रासेस है। फोब्स के अंदर लेग्यूम्स और कंपोजिट्स आते हैं। कंपोजिट्स लाइक जिसमें सनफ्लावर फैमिली वाले प्लांट्स आते हैं। तो मिड ग्रासेस भी ट्रू ग्रासेस हैं। नॉन ग्रासी हर्ब्स, कंपोजिट्स एंड लेग्यूम्स ये इसमें आ जाएंगे, जिसको बोला जाता है फॉब। और ऑर्चिड्स, ऑर्चिड्स भी हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं, बट ये अलग फैमिली के अंदर आते हैं, ओर्चिडेसी फैमिली। तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी इकोलॉजी से रिलेटेड कुछ प्लांट से कनेक्ट करके पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं इकोलॉजी से कितने सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं अलग अलग टर्मिनोलॉजी का यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कम्युनिटी पीरियोडिसिटी व्हाट डज सेरोटिनल मीन? तो सेरोटिनल यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी दी हुई है कम्युनिटी पीरियोडिसिटी के अंदर। तो इसका मतलब क्या होता है? तो प्लांट स्पीशीज के अंदर इनका जो पीक डेवलपमेंट और पीक फ्लावरिंग पीरियड जो होता है उसको कुछ अलग अलग सीजन में अलग अलग नयन से इसको डिवाइड किया गया है। जिसमें अगर विंटर में कोई अगर स्पीशीज फ्लावरिंग कर रही है तो इसको बोला जाता है हाइबरनल। तो हाइबरनल तो नेम से पता चल रहा है कि हाइबरनेशन में कुछ एनिमल्स जाते हैं जैसे। और स्प्रिंग स्पेशली अर्ली जो स्प्रिंग होता है उसको बोला जाता है वर्नल। लेट स्प्रिंग नहीं, अर्ली स्प्रिंग वाले को बोला जाता है वर्नल, अर्ली स्प्रिंग। एंड लेट समर वाले को बोला जाता है सीरोटिनल। और अर्ली समर वालों को बोला जाता है एस्टिवल। तो जैसे हमें पता है वर्नलाइजेशन में भी कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर हम वर्नलाइजेशन पढ़ते हैं, एस्टिवेशन भी पढ़ते हैं कुछ एनिमल्स के अंदर जो समर स्लीप के अंदर जाते हैं, एस्टिवेशन एनिमल्स में भी पढ़ते हैं। तो ये प्लांट्स में भी उसी तरह से टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। तो एस्टिवल मीन्स लेट अर्ली समर, और सेरोटिनल मीन्स लेट समर। और एक और टाइप होता है ऑटमल
ऑटमनल, तो वापस लिख देते हो यहाँ पे, ऑटमनल मीन्स ऑटम में ये क्या करेंगे, ऑटम सीजन में फ्लावरिंग करेंगे या फिर इनका ग्रोथ वाला पीरियड पीक पीरियड रहेगा। तो इसमें सेरोटोनिन पूछा है तो लेट समर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि प्लांट से रिलेटेड भी काफी कुछ टर्मिनोलॉजी पूछी है। हम ऐसा सोचते हैं कि जूलॉजी का पेपर है तो हो सकता है जूलॉजी से रिलेटेड कोई टर्मिनोलॉजी आएगी, लेकिन इसमें प्लांट से रिलेटेड भी काफी सारी टर्मिनोलॉजीज पूछी गई है। Next question is, which of the following bacteria have ability to remove radioactive material as uranium, thorium and radium from the industry effluent? तो ये काफी इंटरेस्टिंग स्पीशीज है कुछ बैक्टीरिया की जो यूरेनियम, थोरियम एंड रेडियम को इंडस्ट्री का जो इफ्लुएंट्स रिलीज होता है वहां से रिमूव करने का काम करते हैं। तो ये काफी बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, हेल्पफुल है फॉर एनवायरमेंट एज वेल एज ह्यूमन बींग्स। तो थायोबैसिलस की बात करें तो थायोबैसिलस बैक्टीरिया यूज आता है, ये रेडियोएक्टिव मटेरियल को डिग्रेड कर सकता है। इसको ये मेनली सल्फर का ऑक्सीडेशन करता है तो इसको सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया भी बोला जाता है, और ये बायो लीचिंग के लिए और इफ्लुएंट ट्रीटमेंट के लिए यूज आता है। तो थायोबैसिलस तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, लेकिन एसिनोबैक्टर एसिनिटोबैक्टर यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसका यूज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। इसको ये हाइड्रोकार्बन का डिग्रेडेशन करता है, लेकिन मेनली ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का डिग्रेडेशन नहीं कर सकता। इस वजह से एसिनेटोबैक्टर रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। और सूडोमोनास एंड आर्थ्रोबैक्टर, सूडोमोनास मेनली जिसको सुपर बग भी बोला जाता है, जो ऑयल स्पिल होता है उसको डिग्रेड करने का काम करता है, और ये मेनली इसके अंदर हेवी मेटल्स और जैसे रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को टॉलरेट करने की एफिशिएंसी होती है। लेकिन आर्थ्रोबैक्टर का यूज यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि आर्थ्रोबैक्टर कुछ मेटल्स का एब्जॉर्प्शन कर सकता है, बट ये मेनली यूरेनियम और थोरियम का यूज यहाँ पर नहीं होगा। कुछ मेटल्स का ये एब्जॉर्प्शन जरूर कर सकता है, तो इस वजह से ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। राइजोपस एंड पेनिसिलियम ये दोनों ही बैक्टीरिया नहीं है, यहाँ पर पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया, स्पेशली बैक्टीरिया के बारे में पूछा है, लेकिन ये क्या है, ये तो फंजाई है और इनका यूज नहीं किया जाता है। और ये एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ये हेवी मेटल्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेशली बैक्टीरिया के बारे में पूछा है, इस वजह से ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है थायोबैसिलस एंड सूडोमोनास। ये दोनों ही आंसर हमारे, दोनों ही बैक्टीरिया का मेनली जो मेटल सल्फाइड्स के ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनके मोबिलाइजेशन एंड इमोबिलाइजेशन के लिए यूज आते हैं। इनकी हाई अडेप्टेबिलिटी है, सूडोमोनास बायोफिल्म्स भी फॉर्म करता है, जिसकी वजह से ये रेडियो एक्टिव इफ्लुएंट्स रेडियो न्यूक्लियोइड्स जो होता है उनके साथ बाइंड होता है, और जैसे कि यूरेनियम रेडियम के साथ में, और बायो रेमेडिएशन में इनका मेनली यूज किया जाता है फॉर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, based on mode of life, organisms attached or resting on the bottom or living in the bottom sediments in fresh water are called। तो फ्रेश वाटर के बॉटम सेडिमेंट्स में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको बोला जाता है बेंथोस। बेंथोस टू टाइप्स के हो सकते हैं, एपीबेंथोस एंड एंडोबेंथोस। तो इसमें एपीबेंथोस मीन्स ये जो सरफेस है उसके ऊपर रहेंगे, एंडोबेंथोस मीन्स वो सेडिमेंट्स के अंदर रहेंगे। तो ये है बेंथोस के टाइप्स, और बेंथोस मीन्स जो बॉटम ड्वेलर्स हैं, बॉटम्स के अंदर रहते हैं। ये फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर दोनों में ही रहते हैं, उनको बेंथोस ही बोला जाता है। न्यूस्टोन की बात करें तो ये सरफेस ड्वेलर्स होते हैं, बेंथोस लाइक बॉटम ड्वेलर्स। इसी तरह से न्यूस्टोन क्या है, सरफेस ड्वेलर्स, जो पानी के ऊपर की जो ऊपर का जो सरफेस होता है वहां पर रहते हैं। एयर और वाटर के दोनों के बीच में जो रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बोला जाता है न्यूस्टोन। मीन्स ये क्या है, सरफेस ड्वेलर्स।
एंड नेक्टॉन्स क्या है? नेक्टॉन्स जो फ्रीली स्विम कर सकते हैं, इनको स्विमर्स बोला जाता है। ये इनका वाटर की जो डायरेक्शन है, फ्लो, वाटर के फ्लो की जो डायरेक्शन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्टॉन्स इनके अगेंस्ट डायरेक्शन में भी फ्लो कर सकते हैं, फ्रीली ये स्विम करते हैं, तो उनको बोला जाता है फ्रीली स्विमर्स को नेक्टॉन्स। पेरीफाइटन्स क्या होते हैं? जो किसी सरफेस के ऊपर, सेडिमेंट्स के ऊपर अटैच्ड रहते हैं, उनको बोला जाता है पेरीफाइट्स, जो कि एल्गी हो सकता है, बैक्टीरिया, फंजाई, स्मॉल एनिमल्स जो सबमर्ज्ड सरफेस पर अटैच्ड रहते हैं, जैसे कि किसी स्टोन पर, किसी वाटर लॉग्स पर, या फिर किसी प्लांट, वाटर प्लांट्स पर ये अटैच्ड रहेंगे। और इसका मतलब नहीं है कि ये बॉटम के अंदर ही अटैच्ड रहेंगे, ये सबमर्ज्ड रहेंगे, पानी के अंदर और बाहर भी हो सकता है। तो ये है पेरीफाइटum। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। Next question is vigility is the, so vigility is the capacity or power of spreading or disperse of an animals। तो किसी भी एनिमल्स जो एक अपनी न्यू कॉलोनी स्टैब्लिश करते हैं, उनके लिए उनका जो डिस्पर्सल होता है उसको बोला जाता है वेजिलिटी। तो अगर यहाँ पर देखें ऑप्शंस, तो कैपेसिटी टू वेज ए फाइट विद मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज, अगर सेम स्पीशीज के साथ अगर वो फाइट कर रहा है तो इसको बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, नॉट द वेजिलिटी। तो दिस इज द इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। कैपेसिटी टू वेज ए फाइट विद द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, अगर डिफरेंट स्पीशीज के साथ में फाइट कर रहा है तो इसको बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। ये प्रीडेटर टेरिटोरियल बिहेवियर हो सकता है, और इसमें ये सेम स्पीशीज के साथ में एगोनिस्टिक बिहेवियर हो सकता है इसका। इनहेरेंट पावर ऑफ मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, तो किसी भी इंडिविजुअल्स का इनहेरेंट जो पावर होता है मूवमेंट के लिए, डिस्पर्सल के लिए, उसको बोला जाता है वेजिलिटी। तो ये इकोलॉजी में इम्पोर्टेंट है, बिकॉज कोई भी स्पीशीज अगर माइग्रेट कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, डिस्पर्स हो रही है, तो उसको उसकी स्टडी करने के लिए वेजिलिटी टर्म इम्पोर्टेंट है। जैसे बर्ड्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेजिलिटी होती है, क्योंकि ये काफ़ी दूर तक माइग्रेट कर सकते हैं। वहीं इसके अपोजिट अर्थवर्म के बारे में देखें तो इसमें सबसे लोएस्ट विजिबिलिटी होती है, क्योंकि ये बहुत कम डिस्पर्स हो सकते हैं। कैपेसिटी ऑफ एनिमल्स टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन वाली जो कैपेसिटी होती है उसको इकोलॉजी में फेकंडिटी बोलते हैं। सो दिस इज द फेकंडिटी टू कैपेसिटी ऑफ एनिमल्स टू रिप्रोड्यूस। सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर हॉट स्पॉट्स। तो आई नो आपने हॉट स्पॉट सभी ने सुना होगा, डोंट कंफ्यूज दिस विद हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट इज अ डिफरेंट थिंग एंड हॉट स्पॉट इज अ डिफरेंट थिंग। तो ये काफी न्यू टर्मिनोलॉजी है इकोलॉजी के अंदर। हॉट स्पॉट एक ऐसा एरिया होता है जो ओशियन के अंदर प्रेजेंट रहता है, जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी काफी हाई होती है, और वहां पर कुछ स्पीशीज स्पेसिफिक प्रिजर्वेशन के लिए उसको उस वाले एरिया को यूज किया जाता है, उसको बोला जाता है होप स्पॉट। तो होप स्पॉट इज एन एरिया ऑफ द ओशन दैट मेरिट स्पेशल प्रिजर्वेशन ऑफ अंडर वाटर इकोसिस्टम। तो ये अंडर वाटर इकोसिस्टम के अंदर जो प्रिजर्वेशन किया जाता है उससे रिलेटेड है होप स्पॉट। और ये जो टर्म है, ये कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर सिल्विया अर्ले ने, और इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। इनका एक मिशन है ब्लू इनिशिएटिव, मिशन ब्लू इनिशिएटिव, उसके अंडर इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। these areas are very rich in biodiversity, breeding grounds and crucial habitats। फॉर एग्जाम्पल इसमें सार्गेसो सी है, कोरल ट्रायंगल है, चेगोस आर्किपिलेजो है, ये सब इसके अंदर आते हैं होप स्पॉट्स के अंदर। और ये अंडर वाटर इकोसिस्टम है, स्पेशल प्लेस है जहाँ पर ओशन के अंदर पाया जाने वाला, ओशन का एक स्पेशल प्लेस है जहाँ पर जिसको आइडेंटिफाई किया गया फॉर देयर क्रिटिकल इम्पोर्टेंस एंड हेल्थ ऑफ मरीन लाइफ। तो मरीन लाइफ के कंजर्वेशन के लिए होप स्पॉट
यूज करते हैं। सेकंड ऑप्शन है आर वर्ल्ड्स लास्ट रिफ्यूज वेयर हाई नंबर ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज स्टिल परसिस्ट। ये डेफिनेशन हो गई हॉटस्पॉट की, जहां पर एंडेमिक स्पीशीज प्रेजेंट रहती हैं, जो काफी थ्रेटेंड स्पीशीज प्रेजेंट रहती हैं। इट मस्ट हैव एटलीस्ट 1500 वेस्कुलर प्लांट एज एंडेमिक। ये भी हॉटस्पॉट की का ही क्राइटेरिया है। हॉटस्पॉट के कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसमें 1500 वेस्कुलर प्लांट्स की एंडेमिक स्पीशीज प्रेजेंट होनी चाहिए। हिमालय, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, ये सारे हॉटस्पॉट के एग्जाम्पल है। तो ये अदर टर्मिनोलॉजी आपको हॉटस्पॉट से कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। तो इसमें ये तीनों ही ऑप्शन हॉटस्पॉट से रिलेटेड है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन हॉटस्पॉट से रिलेटेड है, तो इसमें आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। Next is regions that faces serious threat from human activities contain high species diversity, endemic species and endangered species is called. तो this is about biodiversity hotspot, जिसकी definition ये होती है जिसमें काफी सारी जो species हैं वो serious threat फेस कर रही है थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज, जिसमें काफी एंडेमिक स्पीशीज हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, और काफी हायर बायोडाइवर्सिटी भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जिसको बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। इंडिया के अंदर 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, जिसमें वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय, और इसके अलावा सुंडा लैंड एंड इंडो बर्मा वाला पार्ट आ जाता है। और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का कुछ क्राइटेरिया है, इसमें 1500 एंडेमिक स्पीशीज होनी चाहिए, 1500 वेस्कुलर प्लांट्स की एंडेमिक स्पीशीज होनी चाहिए। इसके अलावा ये जो स्पीशीज हैं मोर देन 70% इनका ओरिजिनल हैबिटेट लॉस हो चुका होता है। तो दिस इज द क्राइटेरिया, 1500 वेस्कुलर प्लांट्स and more than 70% loss its natural habitat. So this is about biodiversity hotspots. पेनिनसुलर सब रीजन, ये इंडिया के जो सब रीजन्स हैं उसमें पेनिनसुलर सब रीजन्स आ जाते हैं। एंडेंजर्ड फोना क्या होता है? एंडेंजर्ड एक IUCN रेड लिस्टेड जो कैटेगरी है, जिसमें एंडेंजर्ड मतलब जो स्पीशीज काफी ज्यादा थ्रेट्स फेस कर रही है इन नियर फ्यूचर एक्सटिंक्ट होने की, उसको एंडेंजर्ड बोला जाता है। और फोना मीन्स जो एनिमल स्पीशीज, तो ये स्पेसिफिक एनिमल स्पीशीज के लिए कोई स्पेसिफिक एनिमल स्पीशीज अगर एंडेंजर्ड कंडीशन में है तो उसको बोला जाता है एंडेंजर्ड फोना। बायोजियोग्राफिकल जोन, तो बायोजियोग्राफिकल जोन के अंदर मेनली 10 बायोजियोग्राफिकल जोन्स हैं। ऐसा लार्ज एरिया जहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन, जहाँ की जियोलॉजी सिमिलर टाइप की हो, जैसे कि हिमालय है, गैंगेटिक प्लेन्स हैं, डेक्कन प्लेट्यू है, ये सब इस तरह से अलग अलग 10 बायोजियोग्राफिकल जोन्स हैं, जो मैंने अलग एक अदर वीडियो के अंदर पूरा इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, जिसमें इकोलॉजी क्वेश्चन से रिलेटेड वो वीडियो है, मैं यहाँ आई बटन पर दे दूंगी उसको। तो उसमें आप चेक कर सकते हैं कि बायोजियोग्राफिकल जोन्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से हैं, और कौन कौन सा इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग उसमें समझाया हुआ है कि इंडिया के कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से स्टेट्स उस रीजन के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ये सब चीज आप चेक कर सकते हैं। आई थिंक ये MP वाले पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है बायोजियोग्राफिकल जोन से रिलेटेड। तो इसमें आंसर हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट से रिलेटेड भी काफी सारे क्वेश्चंस उसमें भी आए हुए हैं, तो हॉटस्पॉट के बारे में भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन कौन से बायोजियोग्राफिकल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं इंडिया के अंदर। मेनली जो चारों हॉटस्पॉट हैं उसमें कौन कौन से रीजन्स इंक्लूड होता है, जो वेस्टर्न घाट वाला रीजन्स, और इसके अलावा हिमालयन वाला रीजन, ईस्टर्न हिमालय, और इंडो बर्मा और श्रीलंका वाला पार्ट भी इसी के अंदर आता है। तो ये है अबाउट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस इन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज विच आर ऑफन accentuated in sympatry and weakened in allopatry by an evolutionary process or phenomena is known as. तो difference in closely related species which are often accentuated in sympatry and weakened in allopatry by an evolutionary process। तो कुछ जो रिलेटेड स्पीशीज हैं वो सिम्पेट्री मतलब सेम जियोग्राफिकल एरिया के अंदर रह रही हैं,
तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर वही डिफरेंसेस, अगर वही स्पीशीज एलोपेट्री मतलब अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में रह रही हैं, तो वो डिफरेंसेस उससे कम देखने को मिलेंगे। तो ये इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है? तो इस टाइप का जो फिनोमिना होता है उसको बोला जाता है कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। कुछ एनिमल्स जो सेम जियोग्राफिकल एरिया में अगर रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज अगर सेम जियोग्राफिकल एरिया में है तो उनके अंदर क्या होगा, कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए उनमें जो कुछ ट्रेड्स हैं वो डिफरेंट होना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि उनका बिहेवियर है, उनका उनकी कोई मॉर्फोलॉजी है, तो या फिर उनका कोई इकोलॉजिकल एरिया है, जैसे वो कुछ बॉटम में रहेंगे तो कुछ वहाँ सरफेस ड्वेलर्स रहेंगे। इस तरह से वो कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए सेम जियोग्राफिकल एरिया में कुछ इवोल्यूशनरी फिनोमिनन डेवलप हो जाता है कुछ स्पीशीज के अंदर, जिसकी वजह से उनको लॉस नहीं हो और वो एक साथ सरवाइव कर पाए। तो इसमें यही कॉन्सेप्ट है कि एक साथ किस तरह से रहा जाता है सेम स्पीशीज का। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है डार्विन की फिंचेस, जिसमें जो बीक साइज है वो बहुत ज़्यादा डिफर करती हैं अगर वो सेम जियोग्राफिकल एरिया में साथ साथ में रह रही है, तो ताकि वो कंपटीशन को अवॉइड कर सके। लेकिन जो वही फिंचेस अगर दूर जियोग्राफिकल बहुत ज़्यादा दूर रह रही है, तो उनमें इतना डिफरेंस वहाँ पे शो नहीं होगा। तो इसी तरह से कुछ फ्रॉग्स के अंदर भी मेटिंग कॉल जो होती है उसमें डिफरेंस देखा गया है। अगर ये सेम जियोग्राफिकल एरिया में है ये फ्रॉग्स, तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन को रोकने के लिए इस तरह का फिनोमिनन देखा जा सकता है। फैक्टर कंपेंसेशन की बात करें तो ऐसा कुछ इकोलॉजिकल फैक्टर्स जो दूसरे इकोलॉजिकल फैक्टर्स को कंपेंसेट करते हैं, उसकी डेफिशिएंसी को कंपेंसेट कर सकते हैं, तो इसको बोला जाता है फैक्टर कंपेंसेशन। मतलब कुछ शेड टॉलरेंट प्लांट्स होते हैं वो लो लाइट के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं और हाई न्यूट्रिएंट कंडीशन के अंदर भी स्टिल वो सरवाइव कर सकते हैं। तो इस तरह का जो फिनोमेना होता है उसको बोला जाता है फैक्टर कंपेंसेशन। फैक्टर इंटरेक्शन क्या होता है कि काफी सारे जो बायोटिक है, बायोटिक फैक्टर्स है, वो किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे लाइट है, पीएच है, वाटर है, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करके किस तरह से किसी एनिमल की, किसी प्लांट्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सकते हैं, वो होता है फैक्टर इंटरेक्शन। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन मतलब टू स्पीशीज कॉम्पिटिंग फॉर द एग्जैक्ट सेम निश। किसी सेम निश के लिए दो स्पीशीज कॉम्पीट कर रही है तो उसको बोलेंगे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का मतलब कभी भी दो स्पीशीज अगर सेम निश के लिए compete कर रही हैं तो वो कभी भी को एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं। वन विल आउट कम्पीट फ्रॉम द अदर। तो एक स्पीशीज को वहां पे एटलीस्ट हारना ही पड़ेगा, एक स्पीशीज को वहां से दूर होना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी एक सेम निश में दो स्पीशीज को एग्जिस्ट ही नहीं रह सकती है। ये ये जो फिनोमिना है वो ये बताता है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन वाला, जिसका बेस्ट एग्जांपल हम पढ़ते हैं पैरामीशियम ओरिलिया एंड पैरामीशियम कोडेटम। तो ये हम नेट के अंदर भी, सीएसआई नेट के अंदर आपने अच्छे से पढ़ा होगा कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन वाला जो प्रिंसिपल है, जिसमें पैरामीशियम ओरिलिया एंड पैरामीशियम कोडेटम किस तरह से एक दूसरे से एक सेम निश के अंदर सेम एनवायरनमेंट में वो एग्जिस्ट नहीं कर पाते, एक स्पीशीज को वहां पर आउट कम्पीट होना पड़ता है, बाहर निकलना होता है। तो यहाँ पर आंसर, यहाँ पर जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस थे इकोलॉजी से रिलेटेड। आप देख सकते हैं इकोलॉजी से काफी सारे इसमें क्वेश्चंस आए हैं और बहुत सारी न्यू टर्मिनोलॉजी इसमें इंट्रोड्यूस की गई है, जैसे हॉटस्पॉट है, वेजिलिटी है, इस टाइप की। तो आपको इससे रिलेटेड और डीप स्टडी करनी है, इकोलॉजी में जितनी भी टर्मिनोलॉजी वो अच्छे से रीड करके जाना है, ताकि आपको नेक्स्ट एग्जाम में हेल्प मिल सके। और हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में और भी अलग लेवल का इसमें पेपर बनाया जाए, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा मतलब टफ लेवल से ही बनाया हुआ पेपर था, उसी लेवल की हमें पढ़ाई भी करनी है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मैं हर बार बोलती हूँ लाइक करने के लिए, लेकिन बहुत कम लाइक्स मिलते हैं। और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ द केयरिंग, आप जानते हैं। शेयर करने से कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है कि उनको मतलब नॉलेज ज़्यादा हो जाएगा तो वो कंपटीशन बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जहाँ असली कंपटीशन
कॉम्पिटिटर्स रहते हैं वहीं असली मजा आता है जीतने का। तो आप जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत कम व्यूज आ रहे हैं। आप देख सकते हैं 30 40 50 से ज्यादा व्यूज ही नहीं आते हैं। तो मेरा भी मोटिवेशन डाउन हो जाता है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ हर रोज यहाँ कैमरे के सामने बैठ के, और व्यूज नहीं आते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप न्यू आए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। तो आई होप ये सारी वीडियो सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो सीरीज आपको हेल्प कर रही होगी कुछ ना कुछ फॉर्म में। अगर आपके लिए वीडियोस हेल्पफुल हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।